नमस्कार। नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी के इस लोकप्रिय व प्रतिष्ठित मंच पर आपका स्वागत है। पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जो क्लास आप तक नहीं पहुँच पाई थी, आज हम उस क्लास को दोबारा पढ़ेंगे। और साथ में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि पिक्चर क्वालिटी को लेकर, साथ में कुछ स्पीड्स को लेकर, तो आज दोबारा से इन सभी बातों पर ध्यान में रखते हुए हम कल वाली विषय वस्तु को दोबारा से पढ़ेंगे और साथ में कुछ नई चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो हम जैसे कि कल पढ़ रहे थे या हमने परसों की जो क्लास में जहाँ तक पढ़ा था, ये भारत की स्थिति और भाग सेकंड के अंतर्गत हमने बात की भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि भारत के एक तो इस मध्यवर्ती भाग में स्थित राज्य कौन से हैं, साथ में इस भारत की तटीय सीमा पर, या ये कहें कि भारत का वो पार्ट जो जलीय सीमा बनाता है, उस जलीय सीमा के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, कौन सा ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा कम सीमा बनाता है, और साथ में कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, स्थलीय सीमा पर बांग्लादेश, दूसरा एक देश भारत के पूर्व में म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन। इसके अलावा चीन के अलावा एक देश है अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। हमने पढ़ा था कि ये 7 वो देश है जिनके साथ भारत की जो सीमा लगती है उसे हम कहते हैं स्थलीय सीमा। तो हमारा जो पहला जो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है 15,106.6 किलोमीटर। इसके बाद हमने जाना भारत की जलीय सीमा, और भारत की कुल जलीय जो सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। अब इस जलीय सीमा के भी हमने 2 पार्ट किए थे, एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा, साथ में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमा। दोनों द्वीप और साथ में मुख्य भूमि की सीमा को शामिल करके भारत की कुल जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर। अब इस भारत की जलीय सीमा में से एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा और एक साथ में द्वीपों की जलीय सीमा, हम इन दोनों को जानते हैं कितने किलोमीटर है। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा और भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। अब इसके अलावा यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो बच गए हैं, तो हम एक पॉइंट और लिखते हैं कि भारत के द्वीपों की जलीय सीमा। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 1416.6 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ये तो बात थी भारत की सीमाओं की, कौन सी सीमा कितने किलोमीटर की के साथ भारत के साथ लगती है। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं सीमाओं पर स्थित राज्य और साथ में केंद्र शासित प्रदेश, या भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सीमा। अब भारत की सीमा को हम 2 भागों में बांटते हैं कि स्थलीय सीमा। अब एक तो भारत की सीमा पर स्थित राज्य, स्थलीय सीमा पर स्थित और साथ में जलीय सीमा पर स्थित। अब जलीय सीमा पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा स्थलीय सीमा पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। स्थलीय सीमा के फिर हमने 2 भाग यहाँ पर किए कि स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य और साथ में स्थलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी यूटीज।
अगर हम बात करें कि भारत की सीमा, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? राज्यों की संख्या है 16। साथ में भारत की स्थलीय सीमा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2। भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। और ठीक इसी तरह भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो अगर हम बात करें कि भारत की जलीय सीमा पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो भारत की इस जलीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं। साथ में भारत की जलीय सीमा पर 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात करते हैं हम ये 16 कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एक राज्य सिक्किम और मेघालय। तो ये तो 16 राज्य वे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और लद्दाख। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? एक है जम्मू और एक है लद्दाख। इसी तरह भारत की जलीय सीमा पर स्थित 9 राज्य जो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इन्हीं 4 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम दमन दीव के नाम से जानते हैं, तो एक तो दमन दीव, इन चारों में से एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन द्वीप। दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। दमन द्वीप, लक्षद्वीप। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पांडिचेरी और साथ में अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो भारत के ये 4 वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। साथ में ये 2 वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो सवाल बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 16, भारत की जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 9, भारत की स्थलीय सीमा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? 2। साथ में भारत की जलीय सीमा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? 4। हम बात करते हैं कि भारत की इस कुल सीमा पर स्थलीय और जलीय दोनों को मिलाकर भारत की इस कुल सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या, तो स्थलीय सीमा के 16 और जलीय सीमा के 9, तो 16 और 9, 16 और 9 को अगर हम काउंट करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 25। अब लेकिन सवाल तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भारत की कुल सीमा पर 25 राज्य स्थित हैं, जबकि ये 25 ना होकर इनकी संख्या है 23। सवाल बनता है भारत की सीमा पर स्थित कुल राज्य, तो भारत की सीमा पर स्थित कुल राज्यों की संख्या है 23। अब यहां हम देख रहे हैं 16 और 9 25, लेकिन हम बात करें कि 23 राज्य स्थित है। तो एक ये जो 2 राज्यों का एक वेरिएशन आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? तो वो वजह जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है गुजरात और पश्चिम बंगाल की वजह से। गुजरात और पश्चिम बंगाल देश के 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं। पश्चिम बंगाल भी एक साइड से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाकर स्थलीय सीमा बनाता है और नीचे बंगाल की खाड़ी में स्थित होने के कारण जलीय सीमा भी बनाता है। तो ये दोनों राज्य 2 बार इनकी गिनती हो चुकी है, इसलिए हम 25 - 2, तो कुल सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या आती है 23। साथ में अगर बात करें देश की कुल सीमा पर स्थित राज्य ना होकर कुल केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 और 4,
तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 6। तो सवाल बनता है कि देश की कुल सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 23, देश की कुल सीमा पर, तटीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6। ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? जम्मू लद्दाख, संख्या उनकी 2 है। ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश या उनकी संख्या कितनी है जो जलीय सीमा बनाते हैं? संख्या है 4। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन दीव, साथ में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार। तो ये तो हमने बात की थी भारत की कुल सीमा पर स्थित राज्यों की, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। अब हम आगे चलते हैं और यहां बात करते हैं कि ये जो जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा पर स्थित राज्यों में कौन तो ज्यादा सीमा बनाता है और कौन कम सीमा बनाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई ले सकता है। तो अब हम इसी क्रम को जारी रखते हुए बात करते हैं भारत की जलीय सीमा पर स्थित राज्यों में कौन ज्यादा सीमा बनाता है, कौन कम सीमा बनाता है, और कौन से राज्य के बाद सेकंड स्थान या थर्ड स्थान किस राज्य का आता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत का वो राज्य जो सर्वाधिक, और हम बात कर रहे हैं कौन सी सीमा की? जलीय सीमा। अब जलीय सीमा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जगह हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा और एक साइड हम बात करेंगे न्यूनतम सीमा। अर्थात कौन सा राज्य सर्वाधिक जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है और कौन कम सीमा बनाता है। अब सर्वाधिक सीमा के अंतर्गत हम फिर इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक साइड हम बात करते हैं राज्य की और एक हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित की जगह मैं इसे शॉर्ट में यूटी लिखूंगा, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है? कौन सी वाली? जलीय सीमा। तो अगर राज्य की बात हो तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात जो जलीय सीमा बनाता है 1214.70 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि कौन सा केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है, तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार। तो सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है? अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार सीमा बनाता है 1962 किलोमीटर की। तो सवाल बना कि कौन सा राज्य सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है? गुजरात। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है? अंडमान निकोबार। साथ में अगर हम बात करें न्यूनतम सीमा की, तो न्यूनतम सीमा के अंतर्गत फिर हम इसके 2 पार्ट करते हैं और दोबारा लिखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें कि सबसे कम न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य का नाम है गोवा। तो सबसे कम जलीय सीमा बनाता है गोवा, 101 किलोमीटर। कुछ सोर्स में आपको 104 किलोमीटर भी मिल जाएगा। साथ में अगर यहां बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में एक नए सोर्स से जो बात पता चली है कि अब तक हम पढ़ रहे थे लक्षद्वीप,
कि सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लेकिन जैसा हम देखें कि अंडमान निकोबार बनाता है 1962 किलोमीटर की सीमा और लक्षद्वीप बनाता है 132 किलोमीटर की सीमा, और जो दमन दीव, जिसे आजकल दादर नागर हवेली का ही एक पार्ट है, दमन दीव बनाता है 42 किलोमीटर की सीमा। तो अब हम न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को ना पढ़कर हम बात करेंगे दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली का ही एक जिला है दमन दीव। क्योंकि हम दमन दीव क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी 2020 के दिन दमन दीव का दादर नागर हवेली में विलय कर दिया गया था। तो दमन दीव अब दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, और ये जो सीमा बनाता है 42 किलोमीटर की। तो हमने यहाँ देखा कि सर्वाधिक सीमा, कौन सी सीमा? जलीय सीमा। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, इतने किलोमीटर सीमा बनाता है। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा, और न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। तो ये तो उन राज्यों की बात की थी हमने जो जलीय सीमा पर स्थित है, और साथ में कितने केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा पर स्थित है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मुस्कान शर्मा जी एक कमेंट उनका दिखाई दे रहा है। तो अब आंसर दादर नागर हवेली होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आंसर दादर नागर हवेली ही होगा। अगर आज भी कुछ चेंज होता है तो कल आपको चेंज वाला बताया जाएगा। तो अब हम और आगे बात करते हैं इस जलीय सीमा के अतिरिक्त। तो अभी आप लोगों के सामने आप लोगों को ये जो ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम की एक जो शुरुआत की गई आपके लिए, तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा, और हम बहुत आभारी हैं। और आप लोग भी शायद सर को देखकर थोड़ा सा लाभ प्राप्त करेंगे, और सर कुछ आपको लोग ज्ञानवर्धक बातें कहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ मेरी क्लास के अलावा। और मेरी उपस्थिति का कारण एक्चुअली आप सभी लोग हैं। उसका कारण है कि मैं भी आपको लाइव वॉचिंग कर रहा हूँ। आपकी संख्या लगभग 48 है। देखिए, अगर हम हमारे संस्थान में लगभग, आपको पता है कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की। हाँ, इतना तो है, 1000 बच्चों से तो ऊपर होंगे बच्चे हमारे। तो आप मुझे एक बात ये बताइए, आप लोग अगर संस्थान वाले बच्चे भी अगर हमारी क्लासों को लाइव अगर देख पाए, तो शायद मुझे लगता है कि कम से कम 1000 बच्चे तो है इस पर लाइव आए। हो सकता है कुछ बच्चों के यहाँ पर, कुछ बच्चों को फैसिलिटी प्राप्त नहीं है, कहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो कम से कम 300 या 400 बच्चे जो हैं वो इन क्लासों का लाभ लें। लेकिन अगर आप 50-55 बच्चे अगर आप आ रहे हैं, तो फिर हम इसकी जो क्लास है उसको 2 पार्टों में बांटेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमको एक ये कारण नजर आ रहा है, काफ़ी सुबह 9 बजे से आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर। लैपटॉप पर तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर इतनी लंबी क्लासें लेना थोड़ा सा एक समस्याजनक हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों का विचार ये हो कि आप 2 शिफ्टों में 2-2.5 घंटे हम सुबह क्लास दें और 2-2.5 घंटे हम शाम को 2 घंटे हम शाम को क्लास दे दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से देख पाओगे। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक 4-4 घंटे मोबाइल पर देख पाना थोड़ा सा आपके लिए भी
मुश्किल होता है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। तो कृपया आप अपने चैट बॉक्स में लिखें, क्या हम शाम को कुछ क्लासें दें तो आप लोग लेने में सक्षम हैं, समर्थ हो पाएंगे? चैट बॉक्स में लिख के भेजें यस सर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग परेशान हो जाते हो। मेरी क्लास में लगभग 200, सवा 200, 300 तक बच्चे चले जाते हैं और अब लास्ट में आते आते बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं इस समस्या को कई दिन से वॉच कर रहा हूँ। 4 से 6 तो हम लोग शाम को 4 से 6 अगर आपको क्लास दें तो मुझे लगता है कि आप लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। अगर ऐसा है तो अपना विचार अपने चैट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हमें अवगत हो। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसा है, मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा फोन पर इतनी देर कि हमारा कक्षा कार्यक्रम अब सुबह और शाम, कुछ क्लासेस शाम को होंगी और कुछ क्लासें 2 या 3 क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेंगी, 2 क्लास आपको शाम को मिलेंगी ताकि आप इजी वे में देख पाएंगे। 2 क्लास हम सुबह रखेंगे राजस्थान जी की और हिंदी की, और 2 क्लास हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास शाम को देंगे। उसमें कुछ अगर बदलाव करें, बाई चांस कभी कोई मैथ्स की क्लास भी लगाएं तो शाम को गुंजाइश है। 6 से 6 बजे मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि 6 बजे शहर में गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं, आने जाने पर पाबंदी है। तो शायद मुझे लगता है कि 6 बजे तो नहीं हो पाएगा। अभी हम बैठेंगे और विचार करके आपका जो टाइम है शायद 4, साढ़े 4 बजे से हम रखेंगे ताकि आप भी आराम से 5 से साढ़े 6 तक आप देख लेंगे। पौन घंटे की, पौने घंटे की, 45 मिनट की आपकी क्लासें हम दे पाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। क्योंकि अब ये अगर आप 40-50 बच्चे अगर वॉच करते हैं, हम पूरा स्टाफ यहाँ पर आपके अरेंजमेंट में लगा होता है और आप इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो क्या मतलब है? फिर वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है और इस तरीके से क्लास देने से मतलब भी क्या है? इसलिए आपको बेनिफिट पूरा मिले, चाहे उसके लिए हमें कष्ट सहना पड़े। तो आप लोग कृपया, हम आपको अवगत करा देंगे। एक अगला जो संध्या काल की जो शिफ्ट होगी, शाम की जो शिफ्ट होगी, उसमें हम कितने बजे आप लोगों को लाइव देंगे? और आप लोग भी अब मास्क लगा के रखें, प्रॉपर सैनिटाइजर काम में लें, हाथ लगातार धोते रहें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें आप लोग, चाहे घर पे बैठे हैं या इधर उधर बैठे हैं। डिस्टेंस जरूर रखें, सोशल डिस्टेंस। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने अभी आपको आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है, आप अपने कमेंट्स कर दीजिएगा और जो भी होगा वो आपको निर्णय बता दिया जाएगा कि क्लासेज का शेड्यूल क्या रहेगा। हम हमारे क्रम को जारी रखते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि भारत की इस सीमा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पहले तो भारत के मध्यवर्ती राज्यों की, कि कौन से भारत के मध्यवर्ती राज्य हैं, क्योंकि सीमा पर तो हमें पढ़ ही चुके हैं कि 23 राज्य थे, साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन ज़्यादा सीमा बना रहा है, कौन कम बना रहा है। बात करते हैं मध्यवर्ती राज्यों की। तो भारत के मध्यवर्ती राज्य, या जिन्हें हम अंतर्वर्ती राज्य भी कह सकते हैं, तो भारत के वे राज्य जो उन 23 में स्थित नहीं थे, यानी जो भारत की कुल सीमा पर स्थित नहीं थे या तट पर नहीं थे। तो मध्यवर्ती राज्यों की संख्या है भारत में 5। अब ये 5 राज्य कौन से हैं? तो इन्हीं राज्यों में से एक राज्य का नाम है हरियाणा, एक राज्य है हरियाणा। इसके अलावा एक राज्य है जिसका नाम है एमपी। हरियाणा, एमपी, साथ में छत्तीसगढ़, बिहार के नीचे झारखंड, और एक भारत का जो नवीनतम जो राज्य है तेलंगाना। तो भारत के 5 मध्यवर्ती राज्य हैं जिनके नाम हैं हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो भारत की कुल सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है
23, मध्यवर्ती राज्यों की संख्या है 5, भारत की कुल सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 6। भारत की कुल सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 6। वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अभी यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं, जिनमें एक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है, नाम है चंडीगढ़, और एक साथ में दिल्ली। तो भारत के वे केंद्र शासित मध्यवर्ती राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिनकी संख्या है 2, और कौन कौन से मध्यवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक तो है चंडीगढ़ और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। तो ये तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इस भारत के समुद्री सीमा विस्तार और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। तो 2 तरीके से हम यह बात करेंगे कि भारत की सीमा, अब सीमाओं को यहां फिर हम 2 तरीके से यहां पढ़ने वाले हैं। एक सीमा तो भारत की समुद्री सीमा, और दूसरी जो सीमाएं होंगी वो होंगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हम दोनों पर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा। तो देखिए, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और इस समुद्री सीमा का निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और समुद्री सीमा क्षेत्र में भारत या विश्व के सभी देशों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है और किस संधि के तहत, और कब से नियम लागू हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले भारत का समुद्री सीमा विस्तार। भारत का समुद्री सीमा विस्तार। तो भारत के समुद्री सीमा विस्तार का अर्थ क्या होता है? विश्व के वे देश जो सागर या महासागरों के साथ सीमा बनाते हैं, तो इन जलीय क्षेत्रों में उन देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए यूएनओ ने एक कानून बनाया था, एक संधि के तहत, जिसके अंतर्गत समुद्री सीमा वाले क्षेत्रों में दुनिया के हर देश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो इस समुद्री सीमा विस्तार के अंतर्गत जो एक संधि हुई, उस संधि का नाम है अनक्लोज। अनक्लोज का अर्थ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा संधि। अब ये जो अनक्लोज है, जो ये संधि हुई 1982 में संयुक्त राष्ट्र, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो इस समुद्री सीमा विस्तार के अंतर्गत विश्व के देशों के मध्य 1982 में एक संधि हुई, और इस संधि के तहत जो ये नियम लागू हुआ, वो नियम लागू हुआ 1994 से। अब इस संधि को लागू किया गया 1994 में, क्योंकि इस संधि के तहत एक शर्त थी कि जब तक विश्व के 60 देश इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक ये लागू नहीं होगी। और 1994 में विश्व का
60वां देश गुयाना बना, जिसके बाद इस संधि को लागू कर दिया गया। अब इसी संधि के तहत दुनिया के सभी देशों को 3 अधिकार क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में बांट दिया गया। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए विश्व समुद्र दिवस या विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। तो कोई आंसर नहीं आया है कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। एक बार मैं राजेंद्र गुजर जी के कमेंट को पढ़ना चाहूंगा कि फिर से समझाना सर। ओके, तो देखिए 1982 में दुनिया के वे देश जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, अब समुद्र के क्षेत्र में अधिकार क्यों दिए गए? क्योंकि समुद्रों के अंतर्गत जलीय जीव मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलता है, प्राकृतिक गैस मिल सकती है, साथ में यहाँ अनुसंधान कर सकते हैं, समुद्र के पानी से बिजली बना सकते हैं, साथ में ये अंतरराष्ट्रीय परिवहन मार्ग भी उपलब्ध कराता है, समुद्र है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों को सीमा शुल्क भी मिल सकता है, राजकोषीय अधिकार भी वो लोग वहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो इसलिए समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत विवाद वाली स्थिति से बचने के लिए 1982 में समुद्री क्षेत्रों को अधिकार देने के लिए एक संधि हुई। इस संधि को जो लागू किया गया 1994 में, संधि को लागू करने का नियम था कि जब तक इस प्रस्ताव पर 60 देश हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, देशों की एजेंडा होना चाहिए 60 का, 60 देश हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, संधि लागू नहीं होगी। तो विश्व का 60वां देश 1994 में बना गुयाना, और जैसे 1994 में इस गुयाना देश ने हस्ताक्षर किया और ये संधि लागू हो गई। तो मैं यहां बात कर रहा था कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो प्रतिवर्ष 8 जून विश्व महासागर दिवस, तो वर्ल्ड ओशियन डे, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो अब हम बात करते हैं कि इस अनक्लोज के तहत जो 3 क्षेत्रों का निर्धारण किया गया वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक क्षेत्र है जिसका नाम है प्रादेशिक जल सीमा, क्षेत्र का नाम है प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा क्षेत्र है हमारे 3 प्रादेशिक जल सीमा। दूसरे हमारे क्षेत्र का नाम है संलग्न क्षेत्र मंडल, और तीसरे क्षेत्र का नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इनको समझने के लिए आपको पहले एक बार भारत की कोस्ट लाइन को देखना होगा। तो देखिए भारत जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो भारत जलीय सीमा बनाता है। तो अनक्लोज के तहत भारत को भी यूएन द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे, और वे अधिकार या इन अधिकार के अंतर्गत ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों का वर्गीकरण या इनका निर्धारण कैसे किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किसी भी देश की कोस्ट लाइन जो तट रेखा होती है सीधी ना होकर कटी फटी होती है। जैसे ऐसे सीधी ना होकर ये कुछ ऐसे कटी फटी होती हैं, और पश्चिमी तट रेखा भी कुछ ऐसी, इस पूर्वी तट रेखा भी कुछ ऐसे ही कटी फटी होगी। तो अगर हम कहें कि प्रादेशिक जल सीमा जो क्षेत्र होता है
ये किसी भी देश की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र होता है। नॉटिकल मील क्या है? समुद्री क्षेत्रों में दूरी को मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। जैसे हम दो स्थानों के बीच की दूरी यदि धरातल पर मापते हैं तो किलोमीटर का सहारा लेते हैं, वैसे ही समुद्री क्षेत्रों में दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.852 किलोमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 1.800 मीटर, लगभग 1800 मीटर के आसपास, या कहे कि 1852 मीटर कह सकते हैं। 1.85 किलोमीटर या 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं लगभग 1800 मीटर में एक नॉटिकल मील होता है। तो अब अगर इस उबड़ खाबड़ तट रेखा से हम प्रादेशिक जल सीमा की बात करें, जो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से ये दूरी बढ़ जाएगी, जबकि यहां से क्षेत्र कम रह जाएगा। तो इन्हीं जिगजैग लाइन को, इस उबड़ खाबड़ लाइन को एक काल्पनिक रेखा द्वारा एक सीधी रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं। जैसा आप मानिए कि ये एक भारत की उबड़ खाबड़ तट को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा या काल्पनिक लाइन को हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं। और जितने भी ये तीनों क्षेत्रों का निर्धारण होगा वो इसी बेस लाइन से किया जाएगा। तो पहले तो हम बात करते हैं, ये तो है भारत की बेस लाइन। अब बेस लाइन के बाद सबसे पहला क्षेत्र, अब इस पहले क्षेत्र को हमने नाम दिया है प्रादेशिक जल सीमा। दूसरे हमने क्षेत्र को नाम दिया है संलग्न आर्थिक क्षेत्र मंडल, और तीसरे क्षेत्र को हमने नाम दिया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम EEZ के नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे कहा जाता है कंटीजियस जोन, और साथ में प्रादेशिक जल सीमा को कहते हैं टेरिटोरियल सी जोन। अब पहला सवाल बनता है, जैसे 1 नंबर, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 1 नंबर वाला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा। 2 नंबर को हमने संलग्न आर्थिक क्षेत्र मंडल को 2 नंबर से किसको रैंक दी है, तो 2 नंबर वाला क्षेत्र हो गया है यहाँ संलग्न आर्थिक क्षेत्र मंडल, और EEZ की रैंक जो 3rd है, और 3rd रैंक वाला एरिया हो जाता है EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि EEZ के बाद भी एक क्षेत्र होता है जिसे हम उच्च सागरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, हाई सी जोन, उच्च सागरीय क्षेत्र, हाई सी जोन, EEZ, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, और साथ में प्रादेशिक जल सीमा वाला क्षेत्र, और बेस लाइन से अंदर वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक समुद्री क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों में भारत को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं
कि बेस लाइन से, भारत की इस बेस लाइन से इस 12 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर तक के क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है और इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो भारत का मन करेगा वो कर सकता है, चाहे वो टैक्स ले सकता है, चाहे वो यहाँ पर नए द्वीप बना सकता है, अपने लोगों को बसा सकता है। अर्थात इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि भारत को संपूर्ण अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त है, तो आपका आंसर होगा प्रादेशिक जल सीमा। तो हम लिखते हैं अधिकार, संपूर्ण अधिकार। तो संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत। और आगे चलते हैं। अब इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर तक के क्षेत्र को संलग्न आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, तो इस क्षेत्र में एक तो भारत अप्रवासी कानून लागू कर सकता है। तो सवाल बनता है अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार, अप्रवासी लागू करने का अधिकार है संलग्न क्षेत्रमंडल में। इसी के अतिरिक्त एक दूसरा अधिकार है, यहाँ पर भारत अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर राजकोषीय अधिकार भी प्राप्त है। इसी के अतिरिक्त अगर इस क्षेत्र में किसी दूसरे देश का जहाज आता है, तो जैसे ही वो जहाज इस कोस्ट लाइन पर आएगा, तो यहाँ पर खड़े देश के कोस्ट गार्ड को उनसे टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त है। तो सीमा शुल्क लेने का अधिकार, अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार, और साथ में भारत इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी देश को अपने समुद्री क्षेत्र को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं देगा। भारत के पास अधिकार प्राप्त होंगे कि वो इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य कर सकता है। तो यहाँ एक चौथा जो कार्य है प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, तो ये वे अधिकार हैं जो भारत को कौन से क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त है, संलग्न क्षेत्र मंडल के अंतर्गत। अब हम इसके बाद चलते हैं तीसरे क्षेत्र पर, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो EEZ में भारत को क्या कर सकता है, तो सबसे पहले तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके अंतर्गत भारत इस क्षेत्र में मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। जैसे भारत में मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक द्वीप जाना जाता है, कौन सा द्वीप और किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए कि मिसाइल परीक्षण के लिए भारत में कौन सा द्वीप है। लोकेश यादव जी बता रहे हैं उड़ीसा। हाँ बिल्कुल, कलाम द्वीप है। कलाम द्वीप तो उनका नाम बदल दिया गया, डेडिकेट किया गया अब्दुल कलाम जी को। नाम है अंडमान नहीं है, उड़ीसा है। राज्य आपने लोकेशन ठीक बताई है, नाम भी बताए, लेकिन एक्चुअल में अब्दुल कलाम जी के नाम पर मिसाइल मैन, क्योंकि अब्दुल कलाम जी को कहते थे, इसलिए उस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। बिल्कुल, कलाम द्वीप ठीक है, अपडेट है आप लोग करंट के साथ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उड़ीसा राज्य में एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं व्हीलर द्वीप। द्वीप का नाम था व्हीलर द्वीप। अब इसी व्हीलर द्वीप से
भारत में मिसाइल परीक्षण किया जाता था और भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम जी को। तो अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस द्वीप को डेडिकेट कर दिया और इसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे EEZ में भारत क्या कर सकता है। तो एक तो भारत EEZ के अंतर्गत मिसाइल परीक्षण कर सकता है, तो मिसाइल परीक्षण कर सकता है। साथ में अनुसंधान करने का भारत को अधिकार प्राप्त है। इसी क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। साथ में इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जलीय जीवों का संरक्षण और विदोहन दोनों करने का अधिकार प्राप्त है। तो जलीय जीवों का संरक्षण व विदोहन करने का अधिकार प्राप्त है। कौन से क्षेत्र में? EEZ। और ये जो EEZ के कार्य और ये वाले जो अधिकार हैं, ये सारे कामों को भारत प्रादेशिक जल सीमा वाले क्षेत्र में भी कर सकता है। और ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र अरब सागर वाले क्षेत्र में भी होंगे और दक्षिण में भी होंगे। अब हम जब EEZ से आगे चलते हैं तो आता है हाई सी जोन, उच्च सागरीय क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जिसमें विश्व के किसी भी एक देश को अधिकार प्राप्त नहीं है, विश्व के सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इसीलिए ये जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अमेरिका ने अपना एक नौसैनिक अड्डा, RS एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अमेरिका के नौसैनिक अड्डे का नाम। तो उच्च सागरीय क्षेत्र, क्योंकि विश्व का कोई भी देश इस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, भारत भी अमेरिका के पास जाकर उच्च सागरीय क्षेत्र में अपना कोई नेवी, कोई अड्डा स्थापित कर सकता है। तो इसीलिए भारत ने अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में इस उच्च सागरीय क्षेत्र में एक अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है जिसका नाम है DA गोर्सिया। बहुत महत्वपूर्ण एक ये क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में स्थापित नौसैनिक अड्डे का नाम DA गोर्सिया। और DA गोर्सिया, सवाल बनता है, DA गोर्सिया स्थित है आंतरिक क्षेत्र में, प्रादेशिक जल सीमा में, संलग्न क्षेत्र में, उच्च सागरीय क्षेत्र में। तो आपका आंसर होगा उच्च सागरीय क्षेत्र। तो ये तो थे भारत के समुद्री क्षेत्रों के बारे में, भारत को क्या अधिकार दिए गए, भारत को ही नहीं विश्व के सभी देशों को, कौन सी संधि के तहत, और संधि को लागू कब किया गया था, विश्व का लागू करवाने वाला विश्व का 60वां देश कौन सा था, साथ में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अब इसके बाद हमारे इस भारत परिचय के अंतर्गत हमारा एक जो लास्ट जो इसमें बातें रह गई हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो मैं इसे मिटा देना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब सुनिए। अब देखिए हम बात करते हैं भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कि भारत कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें जो सामने आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। देखिए, अब भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की कोई सीमा नहीं है, जैसे म्यांमार के साथ नहीं है, भूटान के साथ नहीं है, नेपाल के साथ नहीं है, क्योंकि इन देशों के साथ भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। म्यांमार और भारत के मध्य हिमालय पर्वतमाला का एक भाग, जिसे हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं, पर्वतमाला सीमा बनाती है। भूटान और नेपाल के मध्य जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है, हमारी हिमालय पर्वतमाला जो कुछ इस तरह से चापाकार आकृति में स्थित है, तो नेपाल और भूटान तथा म्यांमार के साथ कोई सीमा नहीं होने का कारण यहाँ पर पाई जाने वाली हिमालय पर्वतमाला का स्थित होना है। तो नेपाल और भूटान और इसी हिमालय पर्वतमाला का कर्व जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो एक सवाल तो यहाँ ये बना कि भारत किन किन देशों के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो प्राकृतिक सीमा भारत जिन देशों के साथ बनाता है, म्यांमार, नेपाल और भूटान। और आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इनके साथ भारत क्यों नहीं बनाता है सीमा, क्योंकि यहाँ हिमालय पर्वतमाला या म्यांमार और भारत के बीच अराकान योमा पर्वतमाला का स्थित होना है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम सीमाएं, जिनमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू, तो पाकिस्तान के साथ वाले बॉर्डर को एक नाम से जाना गया है, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा में पहले तो बात करें देश, किस किस देश के मध्य स्थित है? भारत प्लस पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्यों कहा जाता है और इसका निर्धारण कब हुआ? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 के दिन एक व्यक्ति जिनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 17 अगस्त 1947 के दिन सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। यह एक तारबंदी की गई, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब यहां एक सवाल बनता है, बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जैसे मैं आपको ऑप्शन देकर, 3 ऑप्शन देकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि रेड क्लिफ रेखा उदाहरण है परवर्ती सीमा का, प्रतिरोध सीमा का, अध्यारोपित सीमा का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि रेड क्लिफ रेखा उदाहरण है परवर्ती सीमा, प्रतिरोध सीमा, अध्यारोपित सीमा। आंसर बिल्कुल ठीक दिया है तेजराम जी, रामावतार जी, लोकेश जी, सभी के आंसर ठीक है। मोस्टली मुस्कान शर्मा जी ठीक है। जितेंद्र जी, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा, परवर्ती नहीं है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित कहने का इंटेंशन क्या है यहाँ पर? देखिए, अध्यारोपित का मतलब होता है कि जैसे कि ये बाउंड्री है, एक साइड हमारा इंडिया है और एक साइड है पाकिस्तान। अब ये जो रेड क्लिफ लाइन 2 ना होकर ये रेड क्लिफ लाइन है केवल एक। पाकिस्तान के लिए भी यही है, इंडिया के लिए भी यही है, दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये अध्यारोपित की गई है। इसलिए ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किस देश के मध्य है।
लेकिन अब अगर ये सवाल बनता है कि रैडक्लिफ रेखा किस प्रकार की एक लाइन का उदाहरण है, बॉर्डर का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अब रैडक्लिफ रेखा के बाद हम और आगे चलते हैं। रैडक्लिफ रेखा के बाद एक और हमारा एक भारत अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा अगर बात की जाए कि किन देशों के मध्य स्थित है, तो भारत व चीन। तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। बात की जाए निर्धारण इसका कब हुआ, तो 27 अप्रैल 1914 में होता है शिमला समझौता। तो 27 अप्रैल 1914 के दिन व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मैकमोहन। तो सर हेनरी मैकमोहन द्वारा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया इस दिन और किन देशों के मध्य। इसके बाद एक और रेखा है, रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा की अगर हम बात करें कि किन देशों के मध्य डूरंड रेखा स्थित है, तो डूरंड रेखा स्थित है। सवाल बनता है बड़ा ही शानदार यहाँ पर, और आपको ध्यान रखना है पोछल्ला शब्द टेलवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में कि देखिए डूरंड रेखा की अगर बात करें देश कि किन देशों के मध्य डूरंड रेखा स्थित है, तो डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। भारत व अफगानिस्तान, क्योंकि जब इस रेखा का निर्धारण हुआ, जब इस डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ 12 नवंबर 1893 को डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा। सर मोर्टिमर डूरंड, तो सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा 1893 में इस रेखा का निर्धारण हुआ। उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो हम कहेंगे भारत व अफगानिस्तान। लेकिन यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सवाल को पूछा जाए कि भारत, या मैं आपको दो ऑप्शन देकर इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं कि एक हमारा ऑप्शन है जिसमें पीओके प्लस अफगानिस्तान, और एक हमारे ऑप्शन में है भारत व अफगानिस्तान। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है और उसमें कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई दे आपको, तो आपका आंसर होगा पीओके व अफगानिस्तान, क्योंकि वर्तमान में जिस जगह से अफगानिस्तान सीमा बना रहा है आप देख रहे हैं उस हिस्से को हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वहां पीओके है या नहीं है। अगर पीओके अफगानिस्तान है तो आपको यही करना है, पीओके नहीं होने वाली स्थिति में भारत व अफगानिस्तान को आपको क्लिक करना है। इसके बाद हम फिर एक बॉर्डर पर आते हैं। अब बॉर्डर का नाम है, देखिए पीओके, साथ में जम्मू लद्दाख, लद्दाख व अक्साई चीन। तो इस लद्दाख और अक्साई चीन, चीन के द्वारा हड़पा गया भारतीय क्षेत्र। तो लद्दाख व अक्साई चीन के मध्य के बॉर्डर को तो कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका निर्धारण 1993-94 के अंतर्गत हुआ था। साथ में पीओके, जम्मू और लद्दाख के बीच का जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहां बॉर्डर्स बनते हैं कि एक हमारे बॉर्डर का नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर पूछा जाए कि एलओसी किस किस के मध्य स्थित है, तो पीओके प्लस जम्मू व लद्दाख, या ये कह सकते हैं जम्मू लद्दाख नहीं होने की स्थिति में आप इसे भारत भी कह सकते हैं। तो पीओके और भारत के मध्य स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? एलओसी। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि ये जो पीओके हैं, इस पीओके को पाकिस्तान ने अपने एक राज्य का दर्जा दिया है
और पाकिस्तान ने अपने इस राज्य की एक राजधानी भी बना दी है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। तो सवाल बनता है कि पीओके की राजधानी का नाम, तो पीओके की राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। तो सवाल बना कि एलओसी किस किस के मध्य स्थित है? पीओके और जम्मू व लद्दाख के मध्य स्थित बॉर्डर कहलाता है एलओसी। जबकि अगर सवाल बने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा, तो एलएसी स्थित है लद्दाख और अक्साई चीन या भारत व अक्साई चीन। तो एलएसी वाली कंडीशन में आपका आंसर होगा अक्साई चीन, अक्साई चीन व लद्दाख, या आप लद्दाख नहीं होने वाली स्थिति में इसे भारत कहेंगे। तो भारत और अक्साई चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को कहा जाता है एलएसी। लेकिन अगर अक्साई चीन नहीं होगा और भारत व चीन के मध्य स्थित बॉर्डर, तो आपको एलएसी नहीं करना है, आपका आंसर होगा मैकमोहन। अब इसके अलावा एक दो सीमा रेखाएं और हैं, जैसे बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को आज भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो जब पाकिस्तान और भारत के मध्य का बॉर्डर रेड क्लिफ कहलाता है, तो इस भारत और बांग्लादेश के मध्य का बॉर्डर भी रेड क्लिफ कहलाएगा। अर्थात सवाल बनता है कि भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर होगा रेड क्लिफ, जिसकी रक्षा करती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इसी के अलावा ये जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के द्वारा त्रिपुरा को तीन ओर से घेरा गया है। तो त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य स्थित तीन ओर से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं जीरो लाइन। सवाल बनता है कि जीरो लाइन या शून्य रेखा, जीरो लाइन या शून्य रेखा किस किस के मध्य स्थित है? तो शून्य रेखा है जीरो लाइन पूरे भारत के साथ नहीं, केवल भारत का एक राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। अब इसी के अतिरिक्त भारत के साथ उत्तराखंड वाले हिस्से से जो तिब्बत, जो नेपाल के ऊपर स्थित है, ये कहें चीन का दक्षिणी भाग, इस तिब्बत और भारत के बीच में स्थित बॉर्डर को रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। सवाल बनता है रेड लाइन किस किस के मध्य स्थित है? तो भारत व तिब्बत के मध्य स्थित सीमा रेखा को रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब हम एक दो बात और कर लेते हैं। ये तो हो गई देशों के साथ सीमाएं जहां हमारा बीएसएफ जिस सीमा रेखा को सिक्योर करता है। साथ में इस म्यांमार के साथ भारत के मध्य अराकान योमा पर्वतमाला तो है ही। भारत और म्यांमार के बीच असम राइफल्स भारत की सुरक्षा करता है। और जब असम राइफल्स की बात आती है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत का सबसे पुराना पुलिस बल है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स भारत और म्यांमार के बीच रक्षा करता है। अगर बात करें भारत और भूटान के बीच जो सिक्योरिटी को किस नाम से जाना जाता है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो भारत और भूटान के बीच जो भारत की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व वो है एसएसबी पर। भारत और म्यांमार के बीच जो भारत की रक्षा करती है उसका नाम है असम राइफल्स, भारत का सबसे पुराना पुलिस बल। भारत और भूटान के मध्य एसएसबी, भारत और बांग्लादेश के मध्य बीएसएफ, और भारत और नेपाल के मध्य जो हमारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो होती है आईटीबीपी पर, इंडो तिब्बत पुलिस बल, इंडो तिब्बत आईटीबीपी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बात की भारत की कुछ सीमा रेखाओं की। साथ में भारत इस अपने सबसे नजदीकी जलीय भाग में पड़ोसी राष्ट्र जिसका नाम है श्रीलंका,
इस श्रीलंका और भारत यहाँ पर अलग होते हैं एक जल संधि द्वारा। तो भारत और श्रीलंका के दक्षिणी भाग को तो कहते हैं मन्नार की खाड़ी, दक्षिणी भाग का नाम है मन्नार की खाड़ी। और इस भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित राम सेतु के ऊपर स्थित जलीय भाग का नाम है पाक की खाड़ी। अब पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो खाड़ी हैं ये एक संकरे जलीय मार्ग द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। तो सवाल बनता है कि पाक जल संधि द्वारा कौन कौन से देश अलग होते हैं? भारत व श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के दक्षिण में कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका के ऊपर स्थित है पाक की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप है, उस द्वीप को कहते हैं पंबन द्वीप। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप का नाम पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, जो एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म स्थली है। तो इसके अतिरिक्त हमने देखा आपने कि भारत के हमने समुद्री सीमा के बारे में बात की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की, और लास्ट में मैं आपको जो एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बड़ा और छोटा। अगर बात करें बड़ा राज्य और साथ में केंद्र शासित प्रदेश, तो इनके अब ऐसे करते हैं कि आज टाइम ज़्यादा हो गया है, इनके बारे में अपन दोबारा नेक्स्ट अपनी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।